क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर का। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक नंबर के। और जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हम बताने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार करिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इनमें से सभी। तो विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का कारण था सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप जरूर तैयार करिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में, ध्यान रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या कितनी थी? 15। सोवियत संघ में गणराज्यों की संख्या 15। बर्लिन की दीवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। कब? 1961 में। और बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी। ठीक है। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक बर्लिन की दीवार थी। पूछेगा प्रश्न, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या था? तो आपको बताना है बर्लिन की दीवार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया? 1948, 1957, 1949, 1992। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1957 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा है, निम्न में से किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई? चारू मजूमदार, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, दत्ता सामंत। तो चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? 1986, 1990, 1985, 1992। तो दक्षेस यानी सार्क की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1985 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी? 8। शिमला समझौता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1977 में हुआ था। कब हुआ था शिमला समझौता? 1977 में। 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। ध्यान रखिएगा, 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर है बांग्लादेश का गठन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1971 में हुआ बांग्लादेश का गठन, 1971 में हुआ। फिर है बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को हुई। कई बार पूछा गया है, बेनजीर भुट्टो की हत्या 27 दिसंबर 2007 को हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945 में, 1944 में, 1947 में, 1950 में। तो भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, निम्नलिखित के गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, इनमें से सभी को। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7वां नंबर है, वैश्वीकरण के प्रति भारत की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाए गए कदम क्या हैं? उद्योग नीति में सुधार, बिल्कुल। विदेशी निवेश, ये भी है। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते, ये भी है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इसके बाद 8 नंबर है, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? तो ये मेरे प्यारे बच्चों 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू किया गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर लगभग 10 शब्दों में यानी एक सेंटेंस में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, शॉक थेरेपी की परिभाषा लिखिए। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, आसियान क्या है, यह कब अस्तित्व में आया? तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना और विकास करना है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में की गई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में की गई थी। साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 29 जून 2005 को हुआ था। साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर 29 जून 2005 को हुआ था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखिए। तो पहला है यूनेस्को और दूसरा है यूनिसेफ। फिर है निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो निशस्त्रीकरण से अभिप्राय हथियारों के निर्माण या उनके हासिल करने पर अंकुश लगाना। निशस्त्रीकरण के अभिप्राय हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पर रोक लगाना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वैश्वीकरण के किन्हीं 2 दुष्परिणाम को लिखिए। तो पहला है वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण से गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई तथा अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। दूसरा है राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कल्याणकारी कार्यों पर किए जाने वाले खर्च में कटौती की जा रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। 19 नंबर है, राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखिए। तो पहला है लोकतंत्र को कायम रखना, दूसरा है राष्ट्र का विकास करना ताकि समय समाज का भला हो। इसके बाद है 20 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस रोजगार से है? दूध उत्पादन से, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। बी केंद्रित नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बी केंद्रित नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें योजना निर्माण और कार्यान्वयन की शक्ति केंद्र सरकार से अलग अलग स्तरों राज्य, जिला पंचायत और नगर निकायों को हस्तांतरित की जाती है। इसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास को गति देना और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर है, दलाई लामा ने भारत में शरण क्यों ली? 1959 में चीन द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण बढ़ाने और विरोध को दबाने के कारण दलाई लामा को अपने जीवन का खतरा महसूस हुआ। तिब्बत में चीनी दमन से बचने के लिए वे भारत आए, जहां भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। तब से वे धर्मशाला में निर्वासन कर रहे हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन सत्ता और विचारधारा के टकराव के कारण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतभेद उभर आए। इंदिरा गांधी ने अनुशासन तोड़कर स्वतंत्र निर्णय लिए, जिससे कांग्रेस 2 गुटों कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में बंट गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चला गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाया गया। यह भारतीय सेना द्वारा खालिस्तानी उग्रवादियों, विशेष रूप से जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हटाने के लिए किया गया। इस सैन्य कार्यवाही के दौरान भारी हिंसा हुई और सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद 25 नंबर है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाया जाता है। इसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था और नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है,
अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी भारत की उन सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का समूह है जो ना तो अनुसूचित जाति एससी में आते हैं और ना ही अनुसूचित जनजाति एसटी में। इन्हें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाता है ताकि सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है। 27 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है या वैश्विक संघर्षों को रोकने, युद्ध विराम लागू करने और शांति स्थापना के उपाय करने का निर्णय लेती है। परिषद आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य कार्यवाही और शांति अभियानों को मंजूरी दे सकती है या सदस्य देशों को विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने और आवश्यकता अनुसार सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति देने का अधिकार रखती है। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति में भूमिका निभाती है और नए सदस्य देशों के प्रवेश की सिफारिश करती है। इसके 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। इसके बाद है 28 नंबर। मानव अधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक है, समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मानव अधिकार और आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आतंकवाद न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है बल्कि समाज में भय और अस्थिरता भी फैलाता है। यह मानव अधिकारों जैसे नवीन स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक है, लेकिन ये मानव अधिकारों का हनन किए बिना होने चाहिए। न्याय संगत कानून, शिक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आतंकवाद को रोका जा सकता है। इसलिए मानवाधिकारों की रक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीतियां वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हैं 29 नंबर प्रश्न। मूलवासी किसे कहते हैं? भारत में इनकी स्थिति की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। भारत में मूलवासी उन समुदायों को कहा जाता है जो प्राचीन समय से यहाँ रहते आए हैं और जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान है। इनमें मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति एसटी शामिल हैं, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। भारत में इनकी स्थिति मिश्रित है। कुछ समूह परंपरागत जीवन शैली अपनाए हुए हैं जबकि अन्य आधुनिक समाज में घुल मिल रहे हैं। हालांकि कई आदिवासी समुदाय अब भी गरीबी, शिक्षा की कमी, भूमि विवाद और विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार इन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं और आरक्षण नीति लागू कर रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है। 1920 से 1950 तक भारतीय साम्यवादी दल के कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1920 से 1950 तक भारतीय साम्यवादी दल की कार्यप्रणाली ब्रिटिश शासन के विरोध, मजदूर आंदोलन और किसान संघर्षों पर केंद्रित रही। 1925 में इसकी स्थापना के बाद पार्टी ने ट्रेड यूनियनों और कृषक संगठनों के माध्यम से वर्ग संघर्ष को संगठित किया। 1930 के दशक में सीपीआई ने कांग्रेस के साथ सहयोग किया और किसान मजदूर आंदोलनों में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सोवियत संघ के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता के कारण सीपीआई ने तटस्थ रुख अपनाया। 1947 के बाद पार्टी ने तेलंगाना विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन 1950 के बाद तो लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेने लगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए। नक्सलवादी आंदोलन की विवेचना कीजिए। इसके बाद 32 नंबर है। गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा भारत में 1967 में हुए चौथे आम चुनाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।